हेलो एवरीवन। अगस्त्या जीएस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा कि बीपीएससी ने आज अपना फाइनल आंसर की जो है वो रिलीज कर दिया है और उसमें से 5 क्वेश्चन को उसने डिलीट किया है। तो उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट वीक में जो है वो 71 बीपीएससी का प्रीलिम्स का रिजल्ट भी वो जारी कर देगा और इसके पश्चात जो है वो आप मान के चलिए कि आपके पास कुल मिलाकर 4 से 5 महीना, अगर मोटे पैमाने पर अगर देखें, क्योंकि मार्च अप्रैल तक मैं बोल रहा कि मेंस का एक पेपर ले लिया जाएगा, तो आपके पास 5 महीना तकरीबन जो है वो आपके पास समय होगा। और इस 5 महीना में अगर आप सही रणनीति के साथ अगर आप तैयारी को करते हैं तो आपका मेंस भी क्लियर होने की संभावना है। ठीक है ना? तो हम लोग वेट कर लेते हैं एक सप्ताह का कि रिजल्ट कब जारी किया जा रहा है, कितना कट ऑफ जा रहा है, और नेक्स्ट वीक में ही इसके हिसाब से ही एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ आप लोग भी अपने तैयारी में लग जाइएगा। जो लोग पहले से तैयारी में लगे हुए हैं उस तैयारी को और थोड़ा सा मजबूती प्रदान करने का प्रयास कीजिए। हम बार बार बोलते हैं कि फाइनल सिलेक्शन जो है वो आपका आंसर राइटिंग प्रोग्राम से ही हो सकता है, इसलिए बार बार आंसर राइटिंग लिखने का प्रयास कीजिएगा, पीवाईक्यू क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिएगा, और जहां तक संभव हो तो 8-8 नंबर वाले क्वेश्चन को भी बनाने की प्रयास कीजिएगा। ये 8-8 नंबर जो है वो जीएस 1 और जीएस 2 दोनों सेगमेंट में अलग अलग सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। हमने यहाँ पर यूट्यूब के सेशन के माध्यम से जो सीरीज प्रीलिम्स के बाद हम शुरू किए हैं वो खास तौर पर मेंस को ध्यान में रखकर अभी हम चला रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट वीक से हम लोग कुछ ऐसे प्लानिंग कर रहे हैं जो कुछ अपकमिंग एग्जामिनेशन को ध्यान में रखकर, खास तौर पर हमने कल भी आपको ये बारे में बताया था कि खास तौर पर एईडीओ, बिहार सचिवालय और बिहार एसआई जैसे वनडे एग्जामिनेशन जो है उसको ध्यान में रखकर हम लोग कुछ प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक तक में उसको पब्लिश कर दिया जाएगा, किस प्रकार का होगा, कैसा किया जाएगा, और वो सारे चीज़ जो है वो यूट्यूब के माध्यम से ही आप लोगों के समक्ष जो है वो प्रस्तुत किया जाएगा। हाँ, ये चीज़ है कि वो केवल और केवल वनडे एग्जामिनेशन के लिए। ऐसा इसलिए हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि जिन लोगों का अगर प्रीलिम्स किसी कारण से अगर रुक जाता है वो 72 बीपीएससी तक प्रीलिम्स की तैयारी में तो अभी से नहीं लग सकते हैं। उनके पास दो चीज़ होगा, एक तो अभी के जो एग्जामिनेशन है उसको थोड़ा ध्यान देना और साथ ही साथ मेंस को भी ध्यान लेकर चलना। तो यूट्यूब सेशन के दौरान हम ये मेंस की जो प्रोग्राम है ये तो कंटिन्यूअस रहेगा ही, साथ ही साथ वो प्रीलिम्स के लेकर भी हम लोग कुछ नया चीज़ लेकर आएंगे। ठीक है ना? तो इस सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये जस्ट ही एक सप्ताह के अंदर नेक्स्ट वीक में हम लोग यहाँ पर अनाउंस कर देंगे वो क्या रहेगा, प्लानिंग किस प्रकार से रहेगा। आप लोग बहुत सारे लोग जो है वो टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम के माध्यम से भी इसको अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है? फिलहाल आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो नेहरू से रिलेटेड है। हमने नेहरू का हर पक्षों पर हमने नेहरू से रिलेटेड चीज़ों पर डिस्कस कराया है। नेहरू से रिलेटेड एक पक्ष जो प्रीलिम्स में नहीं मेंस के लिए ये इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन भी पूछा गया है, वो है नेहरू की विदेश नीति। आज के टॉपिक के माध्यम से हम नेहरू की विदेश नीति के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट वाले पार्ट पर डिस्कस करेंगे और तब जाकर इससे भी रिलेटेड एक मॉडल आंसर हम बनाएंगे और उस पर भी डिस्कस करेंगे। आप देख रहे होंगे कि हम यहाँ पर प्रीलिम्स में मेंस के जो सीरीज लेकर आ रहे हैं उसमें मॉडल आंसर, क्वेश्चन, थ्योरी, ये सारे चीज़ को लेकर चल रहे हैं। उसी प्रकार से आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन का, और वो है आपका नेहरू। नेहरू से रिलेटेड जिन जिन चीज़ों पर हमने डिस्कस करा दिया है वो सारे वीडियो आपके पास अवेलेबल है, आप यूट्यूब पे जाकर वीडियो आप दे सकते हैं। फिलहाल आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नेहरू की विदेश नीति, यानी 1947 से लेकर 64 तक भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जो नेहरू का काल रहा है उनके समय में वो विदेश नीति किस प्रकार से रही है उन सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो इस अवधि में नेहरू की विदेश नीति पर हम डिस्कस करेंगे कि नेहरू की विदेश नीति क्या रहा, किस प्रकार से रहा, इन सारे चीज़ों को ध्यान में रख के चलेंगे। ठीक है ना? तो जल्द से जल्द इस पर हम एक एक करके डिस्कस करें कि इस पे हमें क्या क्या लेके चलना है और किस प्रकार से डिस्कस करना है। फिलहाल समझने का प्रयास कीजिएगा कि 1947 के पश्चात नेहरू की अगर विदेश नीति अगर देखें तो वो विदेश नीति में हमें कुछ पहले कुछ चीज़ों पे डिस्कस करते हैं कि क्या क्या हमें डिस्कस करना है। जैसे नेहरू के समय में अगर हम बात करें, नेहरू के समय में जो विदेश नीति का जो रूप था वो था आदर्शवादी विदेश नीति। 1947 से लेकर प्रेजेंट तक अगर देखें तो भारत की विदेश नीति में हमेशा कुछ ना कुछ परिवर्तन आया। जैसे
मुख्य रूप से अगर बात करें तो नेहरू जी के समय में जो विदेश नीति का रूपरेखा था वो था आदर्शवादी विदेश नीति, और इसी आदर्शवादी विदेश नीति को क्रियान्वित करने के लिए नेहरू के द्वारा कुछ पहल किया गया था। तो हमें इस टॉपिक के माध्यम से यही डिस्कस करना है कि आदर्शवादी विदेश नीति को क्रियान्वित करने के लिए नेहरू ने वो कौन कौन से कदम उठाए और उसका क्या क्या बेनिफिट और किस प्रकार से उस विदेश नीति को क्रिटिसाइज भी किया गया कुछ आलोचकों के द्वारा, उन सारे चीज़ों पर भी डिस्कस करेंगे। यानी कुल मिला के नेहरू के विदेश नीति का मूल्यांकन पर भी हम यहाँ पर लास्ट में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अगर देखें तो 1947 से लेकर 64 तक भारत की जो विदेश नीति था वो विदेश नीति मुख्य रूप से कहलाता है आदर्शवादी विदेश नीति। ठीक है, और यही आदर्शवादी विदेश नीति जो है वो बाद में 71 के पश्चात अगर देखिएगा इंदिरा के जब काल शुरू होता है, इंदिरा गांधी का जो दौर शुरू होता है, उस समय में यही आदर्शवादी विदेश नीति जो है वो यथार्थवादी विदेश नीति में तब्दील हो जाता है। हालांकि ये अभी हमें टॉपिक पे डिस्कस नहीं करना है, इसलिए हम इस पे नहीं आ रहे हैं। सिवाय अभी हम सिर्फ डिस्कस करने जा रहे हैं नेहरू की विदेश नीति, जो कि एक आदर्शवादी विदेश नीति रहा। इस आदर्शवादी विदेश नीति को क्रियान्वित करने के लिए कुछ परिस्थितियां थी, उसको ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया गया था कि भारत का विदेश नीति जो है वो एक आदर्शवादी विदेश नीति, नैतिकतावादी विदेश नीति रहेगा। और यह नैतिकतावादी आदर्शवादी विदेश नीति भारत की घरेलू स्थिति को ध्यान में रखकर, कुछ क्षेत्रीय समस्याओं को ध्यान में रखकर और कुछ वैश्विक वातावरण को ध्यान में रखकर ये अपनाया गया था। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो इन तीनों पक्षों पर ही डिस्कस करेंगे और इन तीनों को ध्यान में रखकर ही नेहरू ने जो स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाया, स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाया, वही विदेश नीति कहलाया आदर्शवादी विदेश नीति। नेहरू काल में यह मुख्य रूप से आदर्शवादी विदेश नीति का उदाहरण प्रस्तुत करता है। आदर्शवादी विदेश नीति बेसिकली इन तीन तत्वों को ध्यान में रखकर अपनाया गया था। अब पहले इन तीन तत्वों पे हमें डिस्कस करना है कि यह आदर्शवादी विदेश नीति को अपनाने में घरेलू परिस्थितियां क्या थी। तो घरेलू परिस्थितियां अगर देखें तो ये घरेलू परिस्थिति कई प्रकार से उभर कर आया था, और ये परिस्थितियां 1947 की पश्चात जो भारत की स्थिति बनी हुई थी उसी को ध्यान में रखकर यह घरेलू परिस्थितियां का उदाहरण प्रस्तुत किया गया। ये घरेलू परिस्थिति में अगर देखें तो 1947 के पश्चात सत्ता हस्तांतरण, और सत्ता हस्तांतरण के साथ ही साथ भारत की जो स्थिति बनी हुई थी वो आर्थिक पिछड़ापन से जूझ रहा था। यानी कि 1947 के पश्चात यह भारत एक आर्थिक पिछड़ापन से गुजर रहा था। ये भारत की घरेलू स्थिति थी। 1947 के पश्चात अगर देखें तो सत्ता हस्तांतरण के साथ साथ भारत का विभाजन, और भारत के विभाजन के पश्चात ही भारत में लगातार सांप्रदायिक दंगा का उभरना, ये बेसिकली भारत की सामाजिक पिछड़ापन को दर्शा रहा था। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखें तो 1947 के पश्चात जो है जिस प्रकार की दंगा, छुआछूत, भेदभाव जैसा चीज था, ये एक सामाजिक पिछड़ापन का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा था। यानी कि 1947 के पश्चात भारत जो है वो एक सामाजिक पिछड़ापन के दौर से भी गुजर रहा था। और इस प्रकार अगर देखें तो भारत में अगर ये आर्थिक पिछड़ापन और सामाजिक पिछड़ापन अगर रहे तो भारत मुख्य रूप से जो है वो 1947 के पश्चात ये तकनीकी पिछड़ापन के दौर से भी गुजर रहा था। तकनीकी पिछड़ापन, तो ऐसे स्थिति में नेहरू ने जो, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि उनकी जो विदेश नीति जो थी, इन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर जिस प्रकार से उन्होंने भारत को, जो एक भारत के बारे में ऐसा कहा जाता है कि 1947 के पश्चात जब देश आज़ाद हुआ तो भारत के पास ना ही खाद्यान्न था और ना ही कई धनराशि भी उतनी नहीं थी कि भारत जो है वो किसी चीज़ में आगे बढ़ सके। ऐसे में कुछ
शक्तिशाली राष्ट्र जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उभरना शुरू हुआ, उनकी सहायता प्राप्त करना भारत के लिए विवश था, लेकिन नेहरू ने उनसे सहायता और दुश्मनी दोनों नहीं लिया, ना ही दुश्मनी का ही रूप अपनाया और ना ही सहायता का ही रूप अपनाया। और यही दृष्टिकोण नेहरू का एक नैतिकतावादी विदेश नीति या स्वतंत्र विदेश नीति की स्थिति को दर्शाता था। उन सारी चीज़ों पर हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल समझिए कि 1947 के समय भारत की इस प्रकार की परिस्थितियां जो है ये उभरा हुआ था। ये भारत में इस प्रकार की परिस्थिति था, और यही परिस्थिति है घरेलू परिस्थिति। घरेलू परिस्थिति के अलावा अगर हम दूसरा पक्ष अगर देखें तो कुछ क्षेत्रीय वातावरण भी उभर चुका था जो भारत के लिए अनुकूल नहीं बल्कि प्रतिकूल था। ये क्षेत्रीय वातावरण में अगर देखें तो ये क्षेत्रीय वातावरण में अगर देखें तो सबसे पहला क्षेत्रीय वातावरण में चीन। 1949 में चीन स्वतंत्र हुआ, और चीन जो है वो इस विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहा था, साम्यवाद का। और इस साम्यवादी विचारधारा का अगर बात देखें तो ये साम्यवादी विचारधारा का मुख्य रूप से प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? यूएसएसआर यानी सोवियत संघ। यानी एक तरफ भारत के पड़ोसी में साम्यवादी विचारधारा के संपर्क में एक नवोदित राष्ट्र का उदय हुआ, और ये नवोदित राष्ट्र जो था वो था बेसिकली चीन। ये क्षेत्रीय वातावरण भी बिल्कुल ही एक प्रतिकूल स्थिति में था। इसके अलावा अगर देखें तो क्षेत्रीय वातावरण में एक नवोदित राष्ट्र के रूप में पाक, और इस पाक का समर्थन जो है वो किसके द्वारा मिल रहा था? यूएसए के द्वारा मिल रहा था। यानी एक तरफ भारत के पड़ोसी यूएसएसआर के प्रभाव में आकर, ठीक है, यूएसएसआर के प्रभाव में आकर अपनी प्रगति को आगे बढ़ा रहा था, साम्यवादी विचारधारा को आगे बढ़ा रहा था, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के से सहयोग प्राप्त कर वो भी एक आगे बढ़ने की दिशा को दर्शा रहा था। यानी क्षेत्रीय वातावरण भी अगर देखिए तो भारत की जो थी वो बिल्कुल ही प्रतिकूल स्थिति उभरी हुई थी। ऐसे स्थिति में नेहरू के पास एकमात्र समस्या ये था कि वो कहीं ना कहीं यूएसए या यूएसएसआर के सपोर्ट में आ जाए, लेकिन ये सारी चीज़ को उन्होंने तटस्थता के दृष्टिकोण को अपनाते हुए उन्होंने एक स्वतंत्र विदेश नीति को जो अपनाया, वो क्या क्या पक्ष था वो सारे चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये जो हम बात कर रहे हैं ये क्षेत्रीय वातावरण जो है वो 1947 के पश्चात भारत के लिए भारत के समक्ष जो है ये उभर कर आया था। यानी 1947 के पश्चात इस प्रकार की परिस्थितियां जो है वो उभरी हुई थी। इसके अलावा अगर देखें तो 1947 के पश्चात जो है वो वैश्विक परिदृश्य भी एक तरह से बिल्कुल ही एक अनुकूल प्रतिकूल स्थिति में उभरा हुआ था। जैसे वैश्विक परिस्थिति में अगर देखें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने दो महाशक्तियों का उदय कराया। एक यूएसएसआर जो किस विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहा था? साम्यवादी विचारधारा का। और एक यूएसए जो किस विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहा था? पूंजीवाद का। तो इस प्रकार से वैश्विक परिदृश्य में दो महाशक्तियों का उदय हुआ जो एक अलग अलग विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहा था। जहां यूएसए पूंजीवाद के समर्थन में था तो यूएसएसआर साम्यवाद के समर्थन था। और वर्ल्ड जो है वो एक तरह से गुटों के युग में उभर कर आ गया था। यानी कि यूएसए भी अपना गुट बनाना शुरू कर दिया, और यही यूएसए का गुट जो था वो था नाटो। यानी नाटो के माध्यम से वो कई देशों को जोड़ने का प्रयास कर रहा था, और वही यूएसएसआर ने भी अपने वर्चस्व को बढ़ाने के तहत वर्साया संधि के तहत जो है वो कई देशों को जोड़ने का प्रयास कर रहा था। तो इस प्रकार से अगर देखें तो वैश्विक परिदृश्य जो है वो एक प्रकार से गुटों के रूप में उभर चुका था। वैश्विक परिदृश्य अगर देखें तो वर्ल्ड वॉर ने इन दोनों के बीच में एक तरह से संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर दिया, और यही संघर्ष जो है वो 1945 के पश्चात वो किस रूप में जाना गया? शीत युद्ध।
ये शीत युद्ध बेसिकली एक वर्चस्व का युद्ध था, वैचारिक मतभेद का एक युद्ध था। और इस वर्चस्व के युद्ध में एक प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? यूएसए, जो पूंजीवाद के समर्थन में रहा। और एक प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? यूएसएसआर, जो साम्यवाद विचारधारा के प्रतिनिधि के रूप में था। तो इस प्रकार से 1947 के पश्चात वैश्विक वातावरण भी अस्थिरता के दौर से गुजर रहा था। क्षेत्रीय वातावरण भी एक तरह से प्रतिकूल स्थिति में रहा। और दूसरी तरफ अगर देखें तो भारत जो है वो एक तरह से घरेलू रूप से भी काफी कमजोर स्थिति में रहा। इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर नेहरू ने जो विदेश नीति अपनाया, वो विदेश नीति वैश्विक संतुलन, वैश्विक परिदृश्य को भी संतुलित करने का प्रयास था, क्षेत्रीय वातावरण को भी संतुलित करने का प्रयास था। और साथ ही साथ नेहरू का जो विजन था वो भारत को सशक्त बनाने का भी दृष्टिकोण निकल कर आया था। और ये घरेलू परिस्थिति को मजबूती प्रदान करने के लिए ही नेहरू ने कई ऐसे कदम उठाए जो हमने यहाँ पिछले क्लास में आपको डिस्कस कराया होगा। चाहे वो नेहरू की ग्रामीण विकास का दृष्टिकोण हो, नेहरू का कृषि विकास का दृष्टिकोण है, भूमि सुधार का दृष्टिकोण हो, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हो, सामाजिक पिछड़ापन को दूर करने के लिए जनजातीय विकास लाने का दृष्टिकोण है। ये तमाम चीज है ये घरेलू परिस्थितियों को ध्यान में रखकर अपनाया गया था। लेकिन क्षेत्रीय और वैश्विक परिदृश्य को कंट्रोल करने के लिए, प्रतिसंतुलित करने के लिए नेहरू ने एक स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाया। और यही स्वतंत्र विदेश नीति का उदाहरण है नेहरू का आदर्शवादी विदेश नीति। ये आदर्शवादी विदेश नीति क्या क्या है उस पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या क्या आदर्शवादी डिस्कस है, इससे पहले मैं अनाउंसमेंट कर दूं। आप लोगों को पता होगा कि ये बैच, प्रज्ञान बैच जो है वो मेंस ओरिएंटेड बैच है। जो आपकी बैचेस शुरू हो चुकी है, क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी है। आप इस प्रज्ञान बैच को जल्द से जल्द इनरोल कर लीजिए। यह बैच जो है वो 2999 रुपया में है। और ये 2999 रुपया में कंप्लीट GS1 और GS2 ये दोनों इस पे कवर कराया जाएगा। और इस बैच का खासियत मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस बैच में हम लोग खास तौर पर आंसर राइटिंग प्रोग्राम पर फोकस कर रहे हैं। और इस आंसर राइटिंग प्रोग्राम के तहत आंसर के डायमेंशन को हम बताते हैं। और साथ साथ थ्योरी, यानी थ्योरी बेस्ड तो क्लासेस रहेगी ही, थ्योरी बेस्ड क्लासेस के साथ ही साथ प्रत्येक टॉपिक के बाद उससे रिलेटेड जो भी PYQ क्वेश्चन, मॉडल आंसर जो है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करवा रहे हैं। हर सब्जेक्ट के अलग अलग फैकल्टी है जो अपने सब्जेक्ट में काफ़ी अनुभवी है। अपनी लेखन शैली को विकसित करने के लिए आप उनसे जुड़िए और उनसे जुड़कर उनके माध्यम से हर प्रश्न के उत्तर को एक सही दिशा देकर एक अधिकतम से अधिकतम नंबर उठाने का प्रयास कीजिए। तो ये प्रज्ञान बैच खास तौर पर हम लोग मेंस के लिए लेकर आ रहे हैं। इस प्रज्ञान बैच के माध्यम से हम लोग मेंटोरशिप प्रोग्राम भी लेकर आए हुए हैं। और ऐसे मेंटोरशिप प्रोग्राम में फैकल्टी के अलावा कुछ ऐसे मेंटोर्स जो है जो आपकी तैयारी में एक सही दिशा देंगे। ये सिलेक्टेड मेंटोर्स जो है वो आपको ये बतलाएंगे कि तैयारी के दौरान क्या क्या लैक रही है, उनके तैयारी के दौरान जो उन्होंने दूर कर कर अपनी सफलता को अर्जित किया। साथ ही साथ वो आंसर राइटिंग, किताब पढ़ने की कला, टाइम मैनेजमेंट, प्रीलिम्स के लिए उन्होंने किस प्रकार से फोकस किया था, मेंस के लिए उन्होंने किस प्रकार से फोकस किया था। ऐसे मेंटोर्स का भी क्लासेस जो है या आपसे इंटरेक्ट होंगे 1 to 1। और उनके गाइडेंस के माध्यम से आप अपनी दिशा को एक सही दिशा, अपनी तैयारी को एक सही दिशा प्रदान कर सकते हैं। तो ये प्रज्ञान बैच जो है वो आपको अगस्त्या GS एकेडमी में है। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर अगस्त्या GS एकेडमी का बैच, ये ऐप जो है वो इसको अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद रजिस्टर्ड करने के बाद मेंस कोर्स में जाएंगे तो आपको एक बैच आपको नज़र आएगा, वो है आपका प्रज्ञान बैच, जो कम्प्लीटली आपका GS1 और GS2 से रिलेटेड है। तो इसको जल्द से जल्द आप इसको ले लीजिए। ये बैच स्टार्ट हो चुका है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अभी क्लासेस चल रही है। हम लोग काफ़ी स्मूथली अभी क्लासेस लेके चल रहे हैं। ये स्मूथली क्लासेस ले जाने का एक रीज़न क्या है, ताकि बेसिक से हम लोग एडवांस तक इसको लेके चलेंगे। ये बेसिक से एडवांस के लिए है। इसके अलावा कुछ सेपरेटली बैच भी हम लोग यहाँ पर लेकर आए हैं।
मेंस के लिए, जैसे अगर आपको केवल हिस्ट्री अगर पढ़ना है, मॉडर्न इंडिया, आर्ट एंड कल्चर, आईआर, ऐसे मेंस के लिए ये आपका एक बैच है 899 का। इस बैच को भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। ये भी आपको अगस्त्या जीएस एकेडमी के ऐप में मेंस कोर्स में आपको रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अगर आप केवल हिस्ट्री से रिलेटेड आप तैयारी करना चाह रहे हैं, यानी जीएस 1 में जो 114 नंबर का प्रश्न जो पूछा जाता है, केवल आप उसको तैयार करना चाह रहे हैं, तो आप इस बैच को भी परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो विकास सर का भी एक मेंस का बैच है, ये भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बैच है, ये मेंस ओरिएंटेड बैच है, ये बैच को भी कर सकते हैं। ये 799 का बैच है। तो ये 3 बैच, प्रज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मेंस का ये बैच है, ये आपको अगस्त्या जीएस एकेडमी के मेंस कोर्स में नज़र आ जाएगा। इसके अलावा हम लोग कुछ कोर्स जो है वो प्रीलिम्स को ध्यान में रखकर भी ला रहे हैं। जैसे कल से आपकी बैच जो है वो फिजिक्स की एक प्रीलिम्स ओरिएंटेड बैच जो है वो शुरू हो रही है, जिसमें केवल और केवल वनडे एग्जामिनेशन को ध्यान में रखकर, चाहे वो 71 72 बीपीएससी हो, एईडीओ है जो सबसे पहला आपका नया साल का एग्जाम होगा, बिहार सचिवालय, बिहार दरोगा, एनटीपीसी, आरआरबी जैसे एग्जामिनेशन में जो रोल साइंस का है और फिजिक्स का है, ये विकास सर के द्वारा पीटी से रिलेटेड यह बैच है। ये भी आपको अगस्त्या जीएस एकेडमी के प्रीलिम्स कोर्स में आपको नज़र आ जाएगा। आप इसको भी इसको परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा प्रीलिम्स से रिलेटेड एक और कोर्स हम लोग लेकर आए हैं जो कंप्लीट हिस्ट्री से रिलेटेड है, जिसमें पूरी हिस्ट्री की तैयारी कराई जाएगी, एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न, जो भी प्रीलिम्स ओरिएंटेड होगा। और ये बैच भी 699 में अवेलेबल है प्रीलिम्स कोर्स में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगस्त्या जीएस एकेडमी के माध्यम से 3 बैच जो है वो हम लोग लेकर आए हुए हैं। एक मेंस ओरिएंटेड बैच जो प्रज्ञान बैच है, जो 2999 रुपया में है, कंप्लीट जीएस 1 और जीएस 2 को, इसको आप ले सकते हैं। एक है दूसरा बैच जो है वो है आपका हिस्ट्री से रिलेटेड बैच जो है वो हिस्ट्री से रिलेटेड बैच को भी आप इसको ले सकते हैं। और तीसरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बैच है, ये भी मेंस से रिलेटेड बैच है। ये तीनों बैच अगस्त्या जीएस एकेडमी यानी गूगल प्ले स्टोर से आप इसको लिंक से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम इसको लिंक है आप लोगों के समक्ष रख देंगे, आप इसको ले सकते हैं, ठीक है ना। फिलहाल यहाँ पर जो हमने डिस्कस कराया, इस चीज़ को समझिएगा कि ये परिस्थिति जो था, ये क्षेत्रीय वातावरण का परिस्थिति था। एक तरफ चीन का उदय हो जाना और साम्यवादी विचारधारा के संपर्क में आना, और दूसरा जो था वो पाकिस्तान का यूएसए के संपर्क में आ जाना। ये भारत के लिए एक परिस्थिति जो था वो बिल्कुल प्रतिकूल था। इन सारे चीज़ों को देखते हुए हमने वैश्विक परिदृश्य भी बताया कि इस वर्ल्ड वार के पश्चात जहां यूएसएसआर और यूएसए जैसे राष्ट्रों का उदय हुआ और इन दोनों के बीच में शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ, इन सभी चीज़ों को देखते हुए नेहरू ने स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाया। और इन सारे विदेश नीति को क्रियान्वित करने के लिए नेहरू के द्वारा कई सारे कदम उठाए गए हैं। इन सारे कदमों को हम यहाँ एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे नेहरू ने सबसे पहले गुटनिरपेक्ष, नॉन अलायंस एलिगमेंट लाने का प्रयास किया था। ये आपको सबसे पहले समझने का प्रयास करना होगा कि आखिर ये गुट निरपेक्ष जो है वो नेहरू के द्वारा क्यों विकसित किया गया था और इसका क्या सिद्धांत था, और ये किस प्रकार से ये मुख्य रूप से अगर देखें तो ये लाने का दृष्टिकोण क्या क्यों था, इसको समझना होगा। बेसिकली ये गुट निरपेक्ष जो है वो नेहरू का एक थर्ड वर्ल्ड, ये ध्यान रखिएगा, थर्ड वर्ल्ड वार नहीं, थर्ड वर्ल्ड का एक दृश्य था, एक विचार था। और ये थर्ड वर्ल्ड वैसे वर्ल्ड आते थे इसमें जो कभी ना कभी महाशक्तियों के अधीन रहे, यानी खास तौर पर ये थर्ड वर्ल्ड जो है वो उपनिवेशों को लेकर, जो उपनिवेश देश थे उनको ध्यान में रखकर तृतीय विश्व की संकल्पना प्रस्तुत की गई। और इसी को क्रियान्वित करने के लिए 1955 में बेलग्रेड सम्मेलन का आयोजन हुआ था इंडोनेशिया में, ठीक है। तो ये चीज़ों को ध्यान रखिएगा। मुख्य रूप से अगर बात करें तो इसी को आधार कर जो बार्डुंग सम्मेलन भी इसको कहा जाता है, और इसी को आधार लेकर 1961 में जो मुख्य रूप से जो निकल कर आता है, ये आपका मुख्य रूप से आपका ये गुट निरपेक्ष। अब ये गुट निरपेक्ष उभरने का रीजन मैं पहले आपको बताता हूँ कि ये उभरने का क्या कारण था, ठीक है। तो ये तो एक हमने आपको बताया कि ये गुट निरपेक्ष बेसिकली 1961 में, और ये गुट निरपेक्ष का पृष्ठभूमि बनने का एक रीजन था जो 1955 में जो बार्डुंग सम्मेलन हुआ था। ये ध्यान रखिएगा, 1955 में
जो बार्डुंग सम्मेलन हुआ था इंडोनेशिया में, उसी सम्मेलन का मूर्त रूप, ये ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बार्डुंग सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो इंडोनेशिया में हुआ था। और उसी बार्डुंग सम्मेलन के दौरान जो सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, उसी का मूर्त रूप था गुट निरपेक्ष। और ये सिद्धांत क्या था, तो ये बेसिकली था 10 सिद्धांत। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कभी हम एक गुट निरपेक्षता पर भी लेकर आएंगे। फिलहाल ये कंप्लीटली अगर हम यहाँ पर जो लेकर आए हुए हैं वो नेहरू की विदेश नीति है। कभी कभी नेहरू और गुट निरपेक्षता से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका हम एक सेपरेटली अलग से एक वीडियो बनाएंगे। फिलहाल ये विदेश नीति का ही एक पार्ट है, इसलिए हम इसको शॉर्ट में आपको यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। और जब हम गुट निरपेक्ष का क्लास लेंगे तो उसमें ये पूरे 10 सिद्धांत के बारे में हम डिस्कस करवाएंगे। यानी बार्डुंग में जो 10 प्रिंसिपल का प्रस्तुतिकरण किया गया था, उसी का मूर्त रूप जो है वो 1961 में निकला, और वही रूप निकल कर आता है गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता लाने का उद्देश्य था जो यूएसए और यूएसएसआर जैसे राष्ट्रों के द्वारा गुट बनाया जा रहा था, ऐसे गुटों से अपने आप को स्वतंत्र रखने का दृष्टि। यानी इस गुट निरपेक्ष राष्ट्रों में जितने भी देश शामिल थे, उनका एकमात्र मानना था कि वो ना ही यूएसएसआर जैसे गुटों में शामिल होंगे और ना ही यूएसए जैसे गुटों में शामिल होंगे, और एक स्वतंत्र रूप से उभरने का दृष्टिकोण था। ना ही उनके विरोध में रहेंगे, ना ही उनके समर्थन में रहता। तो इस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाकर नेहरू ने यूएसए को भी अपने पक्ष में लेने का प्रयास किया और यूएसएसआर को भी अपने पक्ष में लेने का प्रयास किया। तो ये जो गुट निरपेक्ष सिद्धांत, मैं इसमें डिटेल में लिखा हुआ हूँ, इसको थोड़ा सा पढ़वा देता हूँ। जैसे ये गुट निरपेक्ष सिद्धांत में केवल नेहरू का ही एक रोल नहीं है, कई ऐसे राष्ट्राध्यक्षों का, जैसे यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, मिस्र के राष्ट्राध्यक्षों का भी, और ये कभी ना कभी जो है वो उपनिवेश ही रहे हैं किसी न किसी राष्ट्रों के, उनके द्वारा ये पहल किया गया था, और इसी पहल में नेहरू की भी भूमिका देखी जाती है। तो ये गुट निरपेक्ष आंदोलन बेसिकली यूएसए और यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए ये नेहरू ने गुट निरपेक्ष आंदोलन को विकसित किया, और ये उनकी एक स्वतंत्र विदेश नीति का एक रूप था। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, नेहरू की ये विदेश नीति की आधारशिला था। जैसे शीत युद्ध के दौरान, जो अभी हमने बताया कि शीत युद्ध के दौरान यूएसए और यूएसएसआर जैसे राष्ट्रों का उदय हुआ, और जो दो गुट जो हम बताए हैं, ये दो गुटों का नेतृत्व हुआ। एक गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था, अमेरिका, जो किस विचारधारा का था, पूंजीवादी विचारधारा का। और दूसरा गुट कौन था, सोवियत संघ, जो किस विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहा था, साम्यवादी। यानी कि जब दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी, तो नेहरू ने भारत के लिए किसी भी गुट में शामिल न होने का नीति अपनाई। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये गुटों से अपने आप को दूर रखने के लिए ही ये गुट निरपेक्ष आंदोलन को विकसित किया गया था, जिसमें नेहरू के अलावा कई राष्ट्राध्यक्षों का भी भूमिका रहा। इस गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य क्या था, ऐसे दो महाशक्तियां यानी यूएसए और यूएसएसआर के दबाव से अपने आप को मुक्त रखते हुए स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए राष्ट्र हित के रक्षा करना और विश्व शांति को बढ़ावा देने का प्रयास था। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया था कि अपने आप को गुटों से दूर रखने के लिए नेहरू ने गुट निरपेक्ष को विकसित किया, और ऐसे गुट निरपेक्ष आंदोलन को विकसित करने में कई राष्ट्राध्यक्षों की भूमिका रहा, जैसे इंडोनेशिया के सुकोर्नो की, मिस्र की नासिर, यूगोस्लाविया के टीटो जैसे राष्ट्राध्यक्षों का भूमिका रहा, और इन सभी लोगों ने मिलकर ही गुट निरपेक्ष आंदोलन को विकसित किया। तो इस प्रकार से नेहरू ने वैश्विक वातावरण को कंट्रोल करने के लिए गुट निरपेक्ष सिद्धांत को विकसित किया। नेहरू के समक्ष दूसरी जो समस्या थी वो थी क्षेत्रीय वातावरण, यानी चीन जैसे राष्ट्रों का उभरना। हमने आपको बताया था 1949 में भी चीन स्वतंत्र हो चुका था, और स्वतंत्रता के पश्चात ही चीन ने जिस विचारधारा को अपनाया वो था यूएसएसआर की विचारधारा, यानी साम्यवादी विचारधारा। तो उनको कंट्रोल करने के लिए नेहरू ने बेसिकली पंचशील सिद्धांत को प्रस्तुत किया 1954 में, और ये भी हम आपको एक अलग टॉपिक के माध्यम से डिस्कस कराएंगे, नेहरू और पंचशील सिद्धांत को लेकर इसको भी डिस्कस कराएंगे। फिलहाल ये समझिएगा, मैं शॉर्ट में भी बता रहा हूँ कि नेहरू के विदेश नीति के अंतर्गत में अगर इसको शॉर्ट में लिखना होगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि नेहरू ने चीन को प्रति संतुलित करने के लिए
यानी क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने 1954 में पंचशील सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जिसमें 5 सिद्धांत था। ये 5 सिद्धांत क्या क्या रहा है, ये बेसिकली अगर देखें तो एक तरह से सामंजस्य स्थापित करने का एक रूप था। ऐसे दृष्टिकोण में उन्होंने कई चीज़ों को भी उन्होंने अपनी दावेदारी को खारिज किया, जैसे तिब्बत की दावेदारी। जब हम डिस्कस कराएंगे, इसी पंचशील समझौता के तहत नेहरू ने तिब्बत की दावेदारी को भारत की दावेदारी से अलग रखा, जबकि 1904 में करजन के समय में ही तिब्बत को भारत का अंग माना गया था। लेकिन इस सिद्धांत के तहत नेहरू ने तिब्बत को भारत का अंग ही नहीं माना, वो पंचशर है। लेकिन ये 5 जो सिद्धांत है, ये बेसिकली इसी रूप में निकल कर आता है, ठीक है ना। तो ये देखें तो एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता को परस्पर सम्मान देना, और यही नेहरू की एक सबसे बड़ी भूल थी, जो 1962 में भारत और चीन का युद्ध जो उभर कर आया। जैसे पारस्परिक हस्तक्षेप का मामला, जैसे कि अभी हमने आपको बताया, इंडोनेशिया ये तिब्बत के मुद्दा को लेकर गैर आक्रामक दृष्टिकोण, यानी कभी भी युद्ध जैसी चीज़ों को हम एक दूसरे को नहीं अपनाएंगे। समानता और पारस्परिक लाभ व्यापार को बढ़ावा देने का, इसी में आप देखिएगा जो प्राचीन मार्ग था, व्यापारिक मार्ग, उसको भी बढ़ावा देने का प्रयास, और शांति स अस्तित्वपूर्ण के रूप, यही नेहरू का पंचशील सिद्धांत था। और ये पंचशील सिद्धांत को लाकर वो क्षेत्रीय समस्या चीन को प्रतिसंतुलित करने का प्रयास किया। हालांकि बाद में इस पे कई सारे आलोचक भी आलोचना भी की गई थी कि नेहरू का ये पंचशील सिद्धांत उनकी विदेश नीति की सबसे बड़ी भूल थी। जिस प्रकार से इस पंचशील सिद्धांत के पश्चात यह नारा उभरा था, हिंदी चीनी भाई भाई, और जिस प्रकार से नेहरू ने चीन पर आंख बंद करके भरोसा किया, इसी भरोसा का एक प्रतिफल निकल कर आया भारत चीन युद्ध, जिसमें भारत की हार हुई, जो इतिहास में आज भी एक दाग बना हुआ है। और ये दाग जो है वो नेहरू की आलोचना का भी एक पार्ट बन जाता है। जब हम मूल्यांकन में आएंगे तो उस पर हम लिखेंगे इस पॉइंट को कि पंचशील सिद्धांत सिद्धांत जो है वो नेहरू की एक आलोचना का एक रूप निकल कर है। फिलहाल पंचशील सिद्धांत जो है वो चीन को प्रति संतुलित करने का एक रूप था नेहरू के द्वारा। पंचशील सिद्धांत के ये 5 रूप थे, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ये सारा पीडीएफ फॉर्म में है ये सारा चीज। और इसका उद्देश्य क्या था, एशियाई देशों के बीच शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंधों को विकसित करना। तो इस प्रकार से नेहरू ने 1944 में चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिए, चीन के साथ बेहतर संबंध बनाने के लिए पंचशील सिद्धांत का प्रस्तुत किया। यह पंचशील सिद्धांत भी नेहरू की विदेश नीति का एक पक्ष था। नेहरू की विदेश नीति का एक और पक्ष था वैश्विक संगठनों को मजबूती प्रदान करना। और ऐसे वैश्विक संगठनों में अगर देखें तो मुख्य रूप से अगर देखें तो ये वैश्विक संगठनों में एक रूप निकल कर आता है संयुक्त राष्ट्र पर विश्वास। यानी जिस प्रकार से 1944 के बाद जो है यूनाइटेड नेशन जैसे संस्थाओं का विकास हुआ, तो नेहरू का इस पर ज़्यादा भरोसा था। और इसी भरोसा का एक उदाहरण उन्होंने कश्मीर मुद्दा को भी यूनाइटेड नेशन में ले जाकर उन्होंने अपने भरोसा को उदाहरण प्रस्तुत किया। हालांकि यह नेहरू की सबसे बड़ी भूल थी कि कश्मीर के मुद्दा को यूनाइटेड नेशन में उन्होंने प्रस्तुत किया, जो वर्तमान में भी कश्मीर जो है वो एक विवादित मुद्दा बना हुआ है। तो इस पे भी आलोचकों का एक है आलोचना है नेहरू के प्रति कि यह यूनाइटेड नेशन जैसे वैश्विक संस्थानों पर पूर्ण तौर पर विश्वास करना उनकी विदेश नीति के एक कमजोर पक्ष को दर्शाता है। तो कुल मिलाकर ये 3 जो है ये नेहरू की विदेश नीति का एक मोटा आधार था। इसके अलावा एक पक्ष आप इसको यहाँ भी आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, उपनिवेशवाद और नस्लवाद के खिलाफ विरोध। यानी जिस प्रकार से हमने आपको बताया था कि उसमें कई औपनिवेशिक देश भी थे जो धीरे धीरे स्वतंत्र हो रहे थे, तो इस उपनिवेशवाद के खिलाफ भी उन्होंने जोर कर आवाज़ उठाया। और ये आवाज़ उठाने के लिए उन्होंने एशिया और अफ्रीका में, खास तौर पे आपको पता होगा जितने भी कॉलोनियल स्टेट थे वो खास तौर पर एशिया और अफ्रीका में रहे हैं, उन क्षेत्रों में वो उपनिवेशवाद से मुक्त और पूर्ण समर्थन करना। और ऐसे में उन्होंने इंडोनेशिया को स्वतंत्रता जो 1949 में हुआ, रंगभेद नीति के खिलाफ, ये कुल मिलाकर यानी उनकी विदेश नीति का एक पार्ट ऐसा भी था कि जो देश कोई औपनिवेशिक क्षेत्र के अधीन रहा है
और उस क्षेत्रों में अगर उपनिवेशवाद के खिलाफ अगर कोई आवाज उठ रही है तो नेहरू ने खुलकर उसका सपोर्ट किया। और ये सपोर्ट करने का उद्देश्य था नस्लवाद का विरोध, रंगभेद नीति का विरोध करना और शोषण से मुक्ति को दिलाना, ये इनका पार्ट था। तो कुल मिलाकर ये सभी जो है वो नेहरू की विदेश नीति का पार्ट था। नेहरू की विदेश नीति का एक पक्ष आप गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में आप लिख सकते हैं। नेहरू के विदेश नीति का एक पक्ष पंचशील सिद्धांत के बारे में आप लिख सकते हैं। नेहरू के विदेश नीति का एक पक्ष वैश्विक संस्थाओं का लोकतांत्रिकरण के रूप में आप लिख सकते हैं। ये सभी जो है वो नेहरू की विदेश नीति का पार्ट है। अब नेहरू की विदेश नीति का अगर हम मूल्यांकन अगर करें तो हमने क्या आपको बताया था कि मूल्यांकन में सकारात्मक और नकारात्मक या केवल सकारात्मक ये सारा चीज भी हो सकता है। तो ऐसे में अगर हम नेहरू का अगर मूल्यांकन करते हैं विदेश नीति का, तो इसमें कुछ पॉइंट जो है वो सकारात्मक रूप में भी दिखते हैं और कुछ ऐसे पॉइंट जो है वो नकारात्मक रूप में है। वो सकारात्मक और नकारात्मक रूप क्या क्या है, अब यहाँ पर हम एक एक करके डिस्कस करना चाहेंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये नेहरू का सकारात्मक और नकारात्मक यानी नेहरू की विदेश नीति का अगर हम मूल्यांकन करें तो कुछ उन्होंने सफलता अर्जित की, जैसे शीत युद्ध के दौरान जिस प्रकार से गुटबाजी का दौर चल रहा था, उस गुट से अपने आप को स्वतंत्र पहचान बनाया। ये इनकी एक है। जैसे अभी हमने बताया कि नाटो और यूएसएसआर जैसे संस्था जो है वो गुटों का दौर कर रहे थे, इन गुटों से अपने आप को अलग करना ये नेहरू की स्वतंत्र विदेश नीति का एक सफल उदाहरण प्रस्तुत करता है। साथ ही साथ जिस प्रकार से गुट निरपेक्ष आंदोलन में उनकी भूमिका रहा, ऐसे में भारत को वो वैश्विक प्रभाव में डालने में भी उनकी भूमिका बताया। जैसे अभी हमने बताया होगा कि वाडुंग में 10 प्रिंसिपल सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण हुआ, जिसमें 10 प्रिंसिपल सिद्धांत में से अधिकांश सिद्धांत नेहरू के द्वारा ही यह लिखा गया था। तो इस प्रकार से अगर देखें तो गुट निरपेक्ष आंदोलन में उनकी भूमिका भी भारत की एक वैश्विक पहचान भी बनाता है। और साथ ही साथ हमने अभी बताया कि जहां जहां औपनिवेशिकवाद के विरुद्ध अगर विद्रोह हो रहा है उसमें नेहरू ने खुलकर समर्थन किया। इससे भारत की छवि वो उभरना शुरू हुआ। तो ये सभी पक्ष जो है वो नेहरू की विदेश नीति का सकारात्मक रूप में हम इसको दर्शा सकते हैं। लेकिन नेहरू की कुछ विदेश नीति का हम नकारात्मक रूप भी अगर देख सकते हैं, जैसे पंचशील सिद्धांत के प्रस्तुतिकरण कर चीन पर भरोसा देना, ये इनका उदाहरण प्रस्तुत किया 1962 में भारत चीन युद्ध। और इस युद्ध में ही जिस प्रकार से भारत की हार हुई, ये उनकी हिंदी चीनी भाई भाई पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया। तो ये पंचशील सिद्धांत और इससे माध्यम अपने पड़ोसी राज्यों पर पूर्ण तौर पर भरोसा करना नेहरू की विदेश नीति का एक गलत रूप निकल कर आ सकता है। उसी प्रकार से हमने बताया संयुक्त राष्ट्र पर अधिक से अधिक भरोसा करना, और यही भरोसा करने का रिजल्ट निकल कर आया कि वर्तमान में भी कश्मीर जो है वो एक विवादित मुद्दा है। ये भी इनके नकारात्मक रूप में, ये आलोचना के रूप में आप प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये नेहरू की स्वतंत्र विदेश नीति के कई सारे पक्ष थे, जिसके हमने मूल्यांकन के बारे में बताया था। और मूल्यांकन में सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष दोनों हमने आपको डिस्कस कराया है। हमने आपको हमेशा बताया होगा कि निष्कर्ष हमेशा अगर अब लिखा जाए तो वो एक पॉजिटिव सेंस में लिखना है। ऐसे में अगर हम नेहरू के अगर विदेश नीति का अगर हम कंक्लूजन निकालें तो ये कंक्लूजन आप देख सकते हैं, तो ये एक सकारात्मक रूप में है। आप इस स्लाइड को इसको पढ़कर भी आपको समझ में आ सकता है कि नेहरू ने विदेश नीति के रूप में एक नव स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत की एक अंतर्राष्ट्रीय भूमिका के रूप में परिभाषित किया। जैसे अभी हमने बताया गुट निरपेक्ष आंदोलन में उनकी भूमिका, उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रों में उनका समर्थन मिलना, ऐसे में भारत की भूमिका को उन्होंने उजागर करने का प्रयास किया और एक ऐसा राष्ट्र बनाया जो नैतिक सिद्धांत यानी जिस गुटों से अपने आप को दूर रखा, ये उनके नैतिकतावादी सिद्धांत का भी उदाहरण प्रस्तुत करता है। ये जितने भी पक्ष आप देख रहे होंगे वो सब पॉजिटिव रूप में है। हालांकि कुछ पॉइंट हमने बताया हो कि हालांकि कुछ सीमाएं और विफलता भी रहे, लेकिन आज विदेश नीति की नींव जो है उन्हीं के संदर्भ में निकल कर आता है। ठीक है, तो आप इसके निष्कर्ष को पढ़ सकते हैं। आप निष्कर्ष को पढ़िएगा तो देखेंगे कि पॉजिटिव सेंस में भी निष्कर्ष में निकल कर आता है। ठीक है ना, इस प्रकार से हमने ऐसे
टॉपिक के दौरान जो है वो हमने हर पक्षों पर डिस्कस कराने का प्रयास किया। अगर आप इस प्रकार की क्लासेस को अटेंड करना चाहते हैं जो हमने यहाँ पर कॉन्सेप्चुअली हिसाब से आपको बताया है, तो आइए हमारे प्रज्ञान बैच से जुड़िए और प्रज्ञान बैच के 299 फी के माध्यम से आप ऐसे कॉन्सेप्ट को आप विकसित कीजिए, आंसर राइटिंग को विकसित कीजिए, जिसमें फैकल्टी के द्वारा अलग अलग सब्जेक्टों के फैकल्टी जो है वो आपको ऐसे जो आंसर फॉर्मेटिंग की बातें होती है, ऐसे जो क्रिस्टल क्लैरिटी वाली कंसेप्ट की बातें होती है, हर फैकल्टी अपने अपने सब्जेक्टों को इसको डिस्कस कराएंगे। ठीक है, तो ये प्रज्ञान बैच अगस्त्या जीएस एकेडमी के ऐप में आप इसको एनरोल कर सकते हैं। ये अगस्त्या जीएस एकेडमी का ऐप जो है वो गूगल प्ले स्टोर से इसको लेकर आप इसको डाउनलोड कीजिए और मेंस कोर्स में जाकर प्रज्ञान बैच को आप इसको बाई कर सकते हैं, जो 299 का है, जिसमें GS1 और GS2 का कंप्लीट बैच कराया जा सकता है, कंप्लीट बैच कराया जा रहा है। और सेपरेटली बैच के लिए भी हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी और हिस्ट्री जैसे बैचों को लेकर आए। सो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो उसे लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास के माध्यम से एक नए टॉपिक को यहाँ पर लेकर आएंगे। अभी तक ये यहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, और अगर इसको अच्छी तरह से आप लोग समझ रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज भी इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में एक नए वीडियो के साथ, नए क्लास के साथ, नए टॉपिक को लेकर यहाँ हम प्रेजेंट करेंगे। ओके, थैंक यू।